हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th यूनिट फर्स्ट ही चल रही है, अभी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इसमें भी हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या पढ़ेंगे? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बहुत सा इम्पॉर्टेंट है ये, 11th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले मैंने अभी यूनिट 1 पे 2 वीडियोज़ और बना रखी हैं, ठीक है। वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड वो अकाउंट्स के बारे में थी। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग या बुक के बैंक अकाउंट में डिफरेंस, वो सारी बेसिक बातें थी। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, यूज़र्स, जो आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी आपका एडमिशन हुआ है, आप जस्ट एंट्री करिए आपने, तो बहुत सारी टर्म्स पूरा लाइफ टाइम जब तक अकाउंट्स में आप पढ़ेंगे और जब तक अकाउंट्स में आप जॉब भी करेंगे तो बहुत सारी टर्म्स यूज़ होंगी। तो उन सब टर्म्स को यहाँ समझाने की मैंने बहुत कोशिश की है। एक छोटा सी मेरी कोशिश है कि ये टर्म्स आपको सारे अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो ये है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टर्म्स बार बार आपके अभी पूरे 11th में, अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और 5th चैप्टर से अकाउंटिंग इक्वेशन न्यूमेरिकल पढ़ना भी शुरू करेंगे। वो मैं बोर्ड के माध्यम से आपको बताऊँगा, तो आपको सारा अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। 11th के लिए इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं। पहली बात होती है एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? एंटिटी क्या होती है? एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज़ ए डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। अभी हम पढ़ेंगे भी एक सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब यहाँ बता रहा है कि एक एंटिटी होती है कोई भी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो एंटिटी है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो एक सुपर बाजार है, एक ज्वेलर्स की शॉप है, एक कंपनी है, ठीक है, आईटीसी, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन, एक फैक्ट्री, कोई भी एक यूनिट, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन, सुपर बाजार, कोई भी वो एंटिटी हो सकती है, ठीक है। इसका अलग अस्तित्व है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, इसको हम एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। एंड अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइस फॉर ए स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी, ठीक है। कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम जो बनता है उसके अलग बनता है। मतलब आपकी कोई दुकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई कंपनी है, तो अपने अकाउंट्स बनाती है, वो अलग होते हैं, उनका नाम अलग होता है। जैसे कोई कंपनी, उसका नाम ही अलग है, तो वो अपने अकाउंट्स अलग बनाएगी। इसको क्या बोला जाता है? सेपरेट एंटिटी बोला जाता है। इस पे एक अभी हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसमें सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट करके भी कॉन्सेप्ट है, वो है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि एंटिटी क्या होती है। सेकेंड, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को हिंदी में कहते हैं लेन देन। जो भी डीलिंग बिजनेसमैन बाहर की एक्सटर्नल पार्टी से कर रहा है, जिसको मनी टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो ही ट्रांजैक्शन कहलाती है, लेन देन। दूसरे शब्द में बोले तो ऑल इकोनॉमिक इवेंट इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ट्रांजैक्शंस। जो भी बिजनेस में हम लेन देन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, बेचते हैं, कैश की फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म्स में, वो लेन देन कहलाता है, ट्रांजैक्शन कहलाता है। इसी पे डेबिट क्रेडिट बना है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर थर्ड, एसेट क्या होती है? एसेट्स बोलते हैं इसको। एसेट्स को हिंदी में संपत्तियाँ कहा जाता है। These are the economic resources or material things or properties of the business, including the amount of due from others, which can be expressed in monetary items. ठीक है, और इनको बेसिकली 2 में बांटा जा सकता है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स में। एसेट्स को, ये मैं आपको किताब के लैंग्वेज नहीं बता रहा, आप मोटी सी बात मेरी ध्यान से सुनेंगे, देसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। एसेट्स आर अ बिजनेस प्लस पॉइंट्स। एक बिजनेस पे जो ताकतें होती है फाइनेंशियल फॉर्म में, जिसको आप गिनवा सकते हो, अपनी पावर कह सकते हैं, वो एसेट्स होती हैं। जैसे आपको, मेरे पे इतनी लैंड है, इतनी बिल्डिंग है, इतनी प्लांट मशीनरी है, इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतनी ज़मीन है, इतनी मेरे बैंक बैलेंस हैं, इतने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो सारी चीज़ें एसेट्स में आती हैं, ठीक है। तो वो यही बता रहा है कि बिजनेस के मटेरियल थिंग्स जो हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, सारे के सारे बिजनेस की, वो सारे के सारे आपकी एसेट्स कहलाती हैं। बेसिकली इनको ब्रॉडली 2 चीज़ों में क्लासीफाइड कर सकते हैं। पहला है करंट एसेट, दूसरा नॉन करंट एसेट। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ये रहा, आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये 2 हैं, ये नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स। ये एक्चुअली 12th लेवल से है, थोड़ा सा चेंज हो चुका है, नए लेवल के हिसाब से ही है, आप ध्यान से देखें इसको, एनसीईआरटी से उठाया गया है, ठीक है। और ये करंट एसेट्स, 2 तरह की एसेट्स होती हैं आपकी, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, वो एसेट्स होती हैं विच वी कैन कन्वर्ट इन अन अकाउंटिंग पीरियड इनटू कैश। वो एसेट्स जो आप 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर अंदर, 12 महीने या एक अकाउंटिंग साइकिल बोला जाता है 12 महीने का, 1 साल, 1 ईयर कह सकते हो, ऑब्लिक 1 ईयर के अंदर अंदर, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, वो सारी करंट एसेट्स होती हैं, ठीक है। इसमें अलग
और वो है आपका क्लासीफाई किया गया है। ये रहा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री जो स्टॉक वगैरह इसमें आता है, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स इसमें आते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस आते हैं, अदर है। ये सब चीज़ें 12th में डिटेल में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करंट और नॉन करंट भी समझ जाएंगे 11th क्लास के लिए तो इनफ है, आपके लिए बहुत है, ठीक है। फिर नॉन करंट एसेट और डिटेल में जाए थोड़ा सा, तो ये होती है फिक्स एसेट। मैं बता रहा था आपको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, नेट लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेज, अदर्स नॉन करंट एसेट्स। और फिर फिक्स एसेट आपकी बहुत सारी तरह की होती है, टेंजिबल जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं, ये ठीक है फिक्स एसेट अगर आप समझना चाहें तो। इनटेंजिबल एसेट जिन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वैल्यू पूरी होती है। टेंजिबल तो हो गई जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इनमें आप कह सकते हैं जिन्हें आप सी कर सकते हैं एंड टच कर सकते हैं, वो जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर सबको देख सकते हैं, आप टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, नोट सी नोट टच होता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इसमें आपकी कह सकते हो जैसे गुडविल हो गई। गुडविल आप बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 12th में पूरा चैप्टर इसके बारे में डिटेल है काफ़ी। तो गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गया, पेटेंट्स, ठीक है। कॉपीराइट्स हो गए आपके, कॉपीराइट्स। तो इस तरह से जो एसेट्स हैं वो आती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, आगे चलते हैं। और लाइबिलिटीज़ कितने तरह की होती है? लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटीज़ आर द ओब्लिगेशंस दैट एन एंटरप्राइज ओज। यही एक लाइन है, सबको आपको दो दो लाइनें लिखनी है, सबसे सारी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, पर जो भी मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझ लो, आपके बहुत काम आएंगी। दो दो लाइन हम उनके रिलेटेड लिख लेंगे तो अभी टू द पॉइंट है। तो लाइबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशन मतलब आपके दायित्व हैं, आपके भार हैं जो आपको पे करने हैं, जो एक एंटरप्राइज उठाता है, ऑफ्स करता है, ऑफ्स का रेडी होता है जिनका। जैसे हमने उधार माल खरीदा तो क्रेडिटर्स बन गए, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। हमारे सप्लायर से हमने माल ले लिया, उनको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। बैंक से लोन ले लिया तो वो लोन हमें देना पड़ेगा। तो सारा क्या है? लायबिलिटीज़ है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस इन फ्यूचर। ये अमाउंट आप यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा इनको, ये पेबल होती हैं। लायबिलिटीज़ आर क्लासिफाइड दो, ये भी दो में बांटी जा सकती हैं। एग्जांपल मैं दे ही रहा था आपका, क्रेडिटर्स और बैंक लोन एक्सेट्रा, ये भी दो तरह की होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। दो बस मोटी मोटी बातें आप 11th लेवल तक के लिए होते हैं, डिटेल में ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। और करंट और नॉन करंट आइटम में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, ध्यान से देखें। मैं आपको पहले भी पिछले भी बता रहा था, फिर बता रहा हूँ। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी चाहे कोई सी भी हो, एक ऑपरेटिंग साइकिल में इन्वॉल्व होती हैं। और ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? विद इन 12 मंथ वाला होता है, मोस्टली 1 ईयर का ऑपरेटिंग साइकिल माना जाता है। इसमें भी डिटेल में जाएँ तो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल, जैसे 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2020, एक साल ये माना जाएगा, जैसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और एक जो हम कैलेंडर ईयर यूज़ करते हैं उसे भी कह सकते हैं, जो इसी साल फर्स्ट ईयर 2019 से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर 2019 को फिनिश हो जाता है, वो कैलेंडर ईयर हो गया, ठीक है। लेकिन बिजनेस में मोस्टली हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। तो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी कोई भी है वो विद इन 12 मंथ में सेटल हो जाती है। करंट लायबिलिटी वो होती है जिनको हम 12 महीने के अंदर अंदर या विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल विच वी विल बी पेड ऑफ, जिन्हें हम पेड कर देंगे विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल, दैट इज़ 1 ईयर, ठीक है। ये करंट लायबिलिटीज़ मानी जाती हैं। और करंट एसेट कौन सी होती हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट विच वी विल कन्वर्ट या विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल, जो एक साल के अंदर कैश में बदल जाएंगी। जैसे डेटर्स हैं, स्टॉक है, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और क्या है आपका एक्रूड इनकम है। तो ये सारी एसेट्स क्या हो जाएंगी आपकी? BR हैं, ये सारी आप कैश में कन्वर्ट कर देंगे 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। ऐसी करंट लायबिलिटी होती हैं जिन्हें विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड पेड कर दिया जाएगा, रोकेंगे नहीं। क्रेडिटर्स हैं तो कोई भी हम उधार माल खरीदेंगे मैक्सिमम 6 महीने तक आप खरीदेंगे, ज़्यादा का नहीं खरीदेंगे, हम पेड कर देंगे उसको, ठीक है। ऐसी लोन हो गया, कोई शॉर्ट लोन लिया जा रहा है, 6 महीने के अंदर पेड हो जाएगा, इस तरह से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस है, कोई एक्सपेंसिस नहीं दिया 2-3 महीने रेंट नहीं दिया, फिर दे देंगे आप, इस तरह से। तो ये सारी करंट और नॉन करंट में होती है। नॉन करंट में होती हैं जो मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा यूज़ होती हैं। जैसे करंट एसेट्स में कहें तो करंट एसेट वो होती हैं जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करेंगे, वो नॉन करंट एसेट्स हुई, ठीक है। जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी आप खरीदेंगे तो ये बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई जाती है, इनसे हम और पैसा कमाने के लिए बिजनेस को बढ़ाते हैं। और नॉन करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हुई? ये वाली, ये वो होती हैं जो आप विद इन 1 ईयर पे नहीं करेंगे, इसको भी आप लंबे समय तक धीरे धीरे देंगे। चाहे डिबेंचर हो गया आपके, और बड़े बड़े लोन्स हो गए, बोरिंग्स हो गई, कैपिटल हो गई, इस तरह से, ठीक है। तो आप कह रहे हैं करंट आइटम्स आर प्रिलिमिनरी फॉर ट्रेडिंग। करंट आइटम जरूरी होते हैं ट्रेडिंग के लिए शुरू में। करंट आइटम्स आर कैश और कैश इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये लायबिलिटीज़ दो तरह की होती है, मैं बता रहा था आपको।
ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट एक्चुअली इसे बोलेंगे आप और सेकंड इसे बोलेंगे। तो ये करंट लाइबिलिटीज़ मैं आपको बता रहा था, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो गई। बस आप मोटी मोटी सी बातें समझ जाएं, विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल जो यूज़ होती है, जिन्हें हम एक साल के अंदर अंदर पे कर देंगे, दोज लाइबिलिटी विच विल बी पेड ऑफ विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल, वो करंट लाइबिलिटीज़ हैं। और जो लाइबिलिटीज़ आप मोर देन 1 ईयर पे करेंगे वो नॉन करंट लाइबिलिटी हुई। और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये 12th लेवल के लिए एक्चुअली आप पता होना, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। करंट में आ गया शॉर्ट टर्म ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बढ़ा रहा है और इसी का रिवर्स से बड़ा हो जाएगा लॉन्ग टर्म। ध्यान से देखें, लॉन्ग टर्म डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, इस चार्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करंट और नॉन करंट कर लेंगे तो भी 11th लेवल पे बहुत है, क्योंकि आगे 12th में आप डिटेल में सारा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कैश विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज इन द बिजनेस। ठीक है, ये लिखा क्या? कैपिटल, कैश की वो मात्रा जो एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल सोर्सेज से बिजनेस में लगाता है, ये कैपिटल कहलाती है और कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट होता है। तो इट इज़ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर्स फॉर यूज इन द बिजनेस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओनर्स इक्विटी भी इसको कहा जाता है। समझ में आ गया होगा, पूंजी बोलते हैं हिंदी में। नंबर 6, सेल्स क्या होती है? इट रिप्रेजेंट टोटल रेवेन्यू अर्नड बाय द बिजनेस थ्रू सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस टू द कस्टमर। जो भी बिजनेस आपने खोला है, मान लो परचून की दुकान है, फर्नीचर है या कुछ भी है, रेडीमेड गारमेंट्स है, उनको आप रोज़ बेच के जो पैसा कमाते हैं, रेवेन्यू आते हैं, उसको हम सेल्स, कस्टमर को बेच के उसको हम सेल्स ऑफ गुड्स कह सकते हैं, सेल्स कहा जाता है। इसमें कैश सेल भी शामिल है, इसमें क्रेडिट सेल भी शामिल है। कैश सेल तो तुरंत हाथ कैश बेच के पैसे ले लिए, क्रेडिट सेल में हम बाद में ले लेते हैं 1-2-3 महीने बाद या हफ्ते बाद, तो इसको सेल्स बोला जाता है। ठीक है। नंबर 7, रेवेन्यूज या इनकम क्या होती हैं? इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ बिजनेस अर्न थ्रू द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर। रेवेन्यू आय, आगम क्या होता है? ये इनकम, इसका मतलब होता है बिजनेस में जो भी आ रहा है आपका, जो भी हम अर्न कर रहे हैं माल बेच के चाहे सर्विसेज दे के, वो रिवेन्यू है। इट ऑल्सो इंक्लूड अर्निंग्स लाइक इंटरेस्ट भी आ जाता है, इसमें डिविडेंड रिसीव भी आ जाता है, रेंट रिसीव भी आ जाता है, कमीशन कुछ भी आ सकता है। तो ये रिवेन्यूज का मतलब खाली सेल से नहीं है, सेल्स तो इंक्लूड है ही, सेल के साथ साथ मान लो आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, आपने कहीं ब्याज पे चढ़ा रखे हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है, आपने कहीं शेयर खरीद रखे हैं, वहाँ से डिविडेंड आ रहा है, रेंट कहीं आपकी बिल्डिंग है रेंट पे दे रखी है, आ रहा है, कमीशन आ रहा है। तो ये सब चीज़ें रिवेन्यू कहलाती है, जो भी इनकम आप बिजनेस में करते हैं। ठीक है, सेल्स के अलावा सेल्स भी कह सकते हो उसमें शामिल है, तो सारी आपकी किस में आएगी? सेल्स भी शामिल है और ये सब इनकम शामिल है। एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं बिजनेस के। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट स्पेंड टू अर्न रेवेन्यू। ये जो आप रेवेन्यू ऊपर जो हमने रेवेन्यू पढ़े वही वाला रेवेन्यू है, ये दिस वन यही वाला है। रेवेन्यू के लिए जो भी खर्चे करते हैं हम ताकि हम और रेवेन्यू कमा सकें, उनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। कितना रेंट पेड करा, कितना सैलरी पेड, वेजेस पेड, ये सब पेड है, पेड ध्यान रखना, सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, ETC। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 9th नंबर पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंसेस था कि रिवेन्यू कमाने के लिए जो पैसा खर्च किया वो एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है? स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विसेज और प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। आपको बेशक ये 5-5, 6-6 लाइनों में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको 1 और 2 लाइन से ज़्यादा नहीं करना है। 1-2 तक कर लेंगे तो सफिशिएंट है, ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप थोड़ा सीख रहे हैं अभी, फ्रेशर्स हैं, इसलिए आप थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो स्पेंडिंग मनी, आप जो भी पैसा खर्च करते हैं या कोई लायबिलिटी इनकर करते हैं किसी बेनिफिट के लिए, किसी सर्विसेज के लिए या प्रॉपर्टी रिसीव के लिए, वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे मान लो परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके एक्सपेंडिचर के। आपके लिए बच्चों यहीं तक ही बहुत है, और मैं 11th क्लास को होऊंगा और ज़्यादा आगे एक्स्ट्रा समझना है समझ लो, लेकिन लिखने के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो आप बिजनेस में कोई भी क्या कर रहे हैं, अगर खर्चा करते हैं, जैसे माल खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, तो ये सारा एक्सपेंडिचर कहला गया। फर्नीचर खरीद रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सारा एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, और इट इज़ अ बेनिफिट एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, और ये इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर आपको यूज़ करना होता है। इट इज़ अ ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपको इसको कह सकते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द बेनिफिट एक्सपेंडिचर अगर मोर देन से 1 ईयर से ज़्यादा होता है तो ये आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी 2 तरह के होते हैं, आगे डिटेल में आएगा। एक तो रिवेन्यू होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो विद इन 1 ईयर आप करेंगे, जिसका बेनिफिट 1 ईयर तक ले सकते हैं। ठीक है, और मोर देन 1 ईयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक लेते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये अलग होता है। मशीनरी फर्नीचर कैपिटल में आता है, रिवेन्यू में सिंपल कोई भी माल खरीदना जो आप 1 ईयर के अंदर यूज़ करेंगे वो आएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, इसको बोलते हैं लाभ। क्या होता है? इट इज़ एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओवर एक्सपेंसेस। इसका मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी एक्सपेंसेस आपने करे हैं, एक्सपेंसेस के ऊपर आपके रिवेन्यू, इसको ऐसे बोल सकते हैं। प्रॉफिट क्या है आपका? रिवेन्यू आपके ज़्यादा होंगे माइनस जो एक्सपेंसेस करें वो घटा दो, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है।
ठीक है। रेवेन्यू मनी से एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एक अकाउंटिंग ईयर में आपकी कैपिटल बढ़ाने के लिए जो भी आपकी इनकम है वो रेवेन्यू है, जितना भी उसके लिए खर्चा करा वो। तो अगर आपकी रेवेन्यू मान लो आप कह रहे हैं 12 रुपीज़ रेवेन्यू है, 10 रुपीज़ आपका वो हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 2 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया, दिस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 2 रुपीज़। तो रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, यही आपको लिखना है इसमें, ठीक है। नंबर 11 पढ़ रहे हैं गेन। गेन क्या होता है? प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, विनिंग ए कोर्ट केस। तो ये गेन, गेन का मतलब होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। गेन में प्रॉफिट में फ़र्क है। प्रॉफिट तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी माल आप बेचते हैं, जो भी रेवेन्यू अपने कमाई, उसमें जो एक्सपेंसेस के घटा के प्रॉफिट आ गया, सिंपल। लेकिन गेन में क्या होता है? गेन होता है कैपिटल नेचर का। मान सकते हैं कि आपने क्या करा, अपनी बिल्डिंग लैंड बेच दी, 1 लाख रुपए की लैंड खरीदी थी, 10 साल बाद 10 लाख की बेच दी, तो 9 लाख आपको प्रॉफिट हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आप कोई कोर्ट केस जीत गए, तब फायदा हो गया, ठीक हो गया, अप्रिसिएशन हो गया, वैल्यू एसेट आपकी बढ़ गई, एसेट की वैल्यू। मेट्रो के पास आपकी दुकान थी, मेट्रो पास से चली गई, आपकी दुकान बच गई, 2 करोड़ की वैल्यू जाएगी 20 करोड़, तो ये क्या है? ये गेन है सारा, ठीक है। और प्रॉफिट अलग होता है, जो भी बताया था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस को उल्टा कर दो, ठीक है, प्रॉफिट का उल्टा लॉस हो गया, जो हमने पढ़ा था। तो लॉस क्या हो गया? लॉस की डेफिनेशन हो गई, इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा इनकम से या रिवेन्यू से। ये प्रॉफिट का उल्टा, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिवेन्यू कम है, तो लॉस हो गया। अब आपका एक्सपेंडिचर हो गया 12 रुपीज़ और आपकी रिवेन्यू हो गई 10 रुपीज़, तो 2 रुपये का लॉस हो गया, ये वाला दिस। लॉस को मोस्टली ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये लॉस है 2 रुपीज़ का, दिस वन, ठीक है। तो लो समझ होंगे, इट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू इज इन एन अकाउंटिंग ईयर एंड रिप्रेजेंट रिडक्शन इन ओनर्स इक्विटी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करें डिस्काउंट की। डिस्काउंट इज अ डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। आप कोई गुड्स बेच रहे हैं, उसमें जो प्राइस डिडक्शन किया जाता है उसे डिस्काउंट कहते हैं। इट में भी 2 टाइप्स का हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा इसको। अभी फिलहाल समझो 2 तरह का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। और मोटी मोटी बात करें, ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है जब बल्क माल खरीदने पर लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है गुड्स को बेचते समय, जबकि कैश डिस्काउंट होता है कि तुरंत कैश लेना है, उसके लिए आप बता देंगे कि विद इन 1 वीक अगर आप कैश आप हमें पेमेंट कर देंगे तो हमको 5% डिस्काउंट दे देंगे। कैश डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। 14 पढ़ रहे हैं वाउचर। वाउचर क्या होता है? इस पे भी एक चैप्टर ही है, 7 चैप्टर है TS ग्रेवाल का। तो वाउचर क्या होता है? वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। ये एक ही लाइन आपको लिखनी है, मेन है। फॉर एग्जांपल समझना है तो और आगे लिख देना। इसका मतलब मान लो आप किसी दुकान पे गए और आपने कोई माल खरीदा, क्या सबूत आपने माल खरीदा उसका बिल ले लें, तो वो जो बिल है वो वाउचर है, इसका एविडेंस है। तो वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। एविडेंस का मतलब प्रूफ या सबूत होता है, इसको हम प्रूफ बोलते हैं, प्रूफ या एविडेंस। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। आपके पास एक सबूत होना कि हाँ वो ट्रांजेक्शन मैंने किया है या हुई है, उसी को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम वाउचर कहते हैं। बहुत सारे तरह के होते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम गुड्स खरीदते हैं कैश में मिलती है। अगर आप कुछ उधार खरीदते हैं तो इनवॉइस मिलता है, ठीक है। अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो रिसिप्ट मिलती है। तो ये सारा वाउचर्स है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं गुड्स के बारे में। गुड्स क्या होती है? इट रेफर टू कमोडिटीज, प्रोडक्ट, आर्टिकल्स, थिंग्स, जो भी आप अपने ट्रेड में डील्स करेंगे ये सारी चीज़ें गुड्स में आती हैं। कोई वस्तुएं, प्रोडक्ट, आर्टिकल से सब गुड्स होती हैं, ठीक है। ये गुड्स यहाँ आ गया। तो दे रेफर टू कमोडिटीज़ हो सकती हैं विच आर परचेज आर मीन्स फॉर रीसेल, जिन्हें आप रीसेल के लिए लेंगे आप, ठीक। ये पीछे लाइन दे रखी थी, ये वाली पीछे की लाइन देख लेना। वही जो मैं बता रहा था आपको कि गुड्स हैं, कमोडिटी हैं, प्रोडक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, जो कि हम ट्रेड में डील्स करते हैं। और ये कमोडिटीज़ भी हो सकती हैं जो हम खरीदने के लिए, बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए जो हम खरीद रहे हैं। कि आप जिसमें डील करते हैं, आप कहीं से खरीद के लाए सदर बाजार से, आगे अपना प्रॉफिट जोड़ा, आगे बेच दिया, ठीक है। फॉर स्टेशनरी, फॉर एग्जांपल बता रहा है वो, मान लो कि स्टेशनरी है, स्टेशनरी आर्टिकल्स हैं लाइक पेन। स्टेशनरी के लिए बता रहा है कि स्टेशनरी मर्चेंट हो आप, तो स्टेशनरी आर्टिकल खरीद रहे हैं, पेन, पेंसिल, बुक्स एक्सेट्रा, और आर हिज गुड्स बट अदर बिजनेस इट इज़ एन एक्सपेंस। जो स्टेशनरी वाले के लिए स्टेशनरी खरीद के ले रहा है उसके लिए तो गुड्स हैं वो, बाकी के लिए खर्चा है। तो ऑफिस वाले स्टेशनरी खरीदेंगे तो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दे रहा है आपको, और डिटेल में जाना तो आगे बढ़ सकते हैं, इतना मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत होगा। और लाइक वाइज ये बता रहा है फॉर ए फ्यूज फर्नीचर डीलर, जो है फर्नीचर अगर वो खरीद रहा है, फर्नीचर वाला टेबल चेयर वगैरह लकड़ियाँ खरीद रहा है तो उसके लिए गुड्स है, लेकिन दूसरों के लिए वो एसेट्स है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जिस चीज़ में आप डील कर रहे हैं उस चीज़ को अगर आप खरीदते हैं तो वो क्या माना गया? वो सारी मानी गई आपकी गुड्स, बाकी दूसरा जो खरीद रहा है उसके लिए मानी गई एसेट। जैसे मान लो मेरी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, मैं कपड़े खरीदता हूँ तो मेरी गुड्स हो गई। लेकिन रेडीमेड गारमेंट वाला अगर अलमारी, फ्रिज, ठीक है, AC ये खरीद रहा है तो वो उसकी एसेट हुई।
तो इस तरह से कह रहा है। इसके लिए बहुत सारे हम बनाते हैं कमोडिटीज़ के लिए, ठीक है। इसमें जो आप मैन्युफैक्चर सेल करते हैं वो भी इंक्लूड होती है, और बहुत सारे नाम इसके अलग अलग होंगे, परचेज, सेल, परचेज, रिटर्न से रिटर्न, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी गुड्स में, और ये आगे न्यूमेरिकल चैप्टर में सब्सिडरी बुक्स में है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्राइंग्स कैपिटल का होता है। ड्राइंग को अगर आप एक लाइन में डिफाइन करें तो हम कहेंगे इट इज़ विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, या अमाउंट विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। अगर मालिक अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहा है या गुड्स निकाल रहा है तो वो ड्राइंग्स कहलाती है। ये राइट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कैश और अदर एसेट विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ये इसकी एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यूज होगा, आप इसको अच्छे से याद करें। कैपिटल का उल्टा होता है। कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ कैश विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। मालिक अपने घर से पर्सनल यूज से जो बिजनेस में लगा रहा है वो कैपिटल, और कैपिटल से उल्टा जो पर्सनल यूज के निकाल के लेके जा रहा है, पर्सनल यूज जरूर लिखना है आपको ये, तो वो ड्राइंग्स कहलाएगी, ठीक है। तो ये ड्राइंग्स होती है। अब 17 पढ़ रहे हैं। परचेजेस क्या होती है? इट इज़ एन एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इन अ बिजनेस, इट इंक्लूड बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। तो आप अगर बिजनेस में अपने गुड्स के मूवमेंट के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए माल खरीद रहे हैं, मंगा रहे हैं बिजनेस में, तो उसको परचेज बोला जाता है। इसमें कैश परचेज, क्रेडिट परचेज दोनों शामिल होती है, ठीक है। जो भी आप माल अपने बिजनेस को चलाने के लिए खरीदते हैं तो वो कहलाता है परचेज। अब हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक क्या होता है? इट रिप्रेजेंट दी अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात यही है इसमें। आपके साल के एंड में बिजनेस में जो भी माल बिना बिका रह जाता है, अनसोल्ड गुड्स रह जाती हैं, दिस वन, तो ये कहलाता है स्टॉक। इट इंक्लूड्स अनसोल्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, सेमी। 3 तरह का होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल और सेमी, ठीक है। स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, और ये जो एंड की इन्वेंट्री होती है अकाउंट ईयर की, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। वही जो अगले साल की बिगिनिंग बन जाती है, तो ये स्टॉक होता है। ये हर बिजनेस का है। या एक छोटा सा एग्जांपल हो, एक परचून दुकान वाले का रोज माल आता है, रोज माल जाता है। एक दिन का एग्जांपल ले लो, दिन में सुबह जो था वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, और जो रात को बच गया माल बिक कर उसका वो क्लोजिंग हो गया। अगले दिन जो क्लोजिंग था अगले दिन का वो ओपनिंग बन जाएगा। इस तरह प्रोसेसिंग 1 ईयर, 1 मंथ, 6 मंथ, ऐसे इसे स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल इनका नाम है। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर को मैं सिंपल देसी लैंग्वेज में समझाऊं तो डेटर को आप कहेंगे, डेटर इज अ पर्सन, आप कह सकते हैं टू हुम वी हैव सोल्ड क्रेडिट गुड्स टू हिम और देम। एक वो व्यक्ति जिसको हमने उधार माल बेचा है, उससे हमें पैसा लेना है, वो हमारा देनदार या डेटर कहलाता है, ठीक है। ये रहा, डेटर इज अ पर्सन हु ऑफ्स मनी टू द बिजनेस एज ही हैज रिसीव्ड सम बेनिफिट फ्रॉम द बिजनेस। और जो भी अमाउंट ड्यू उससे हमें लेना है, ये द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डिफरेंट रीजन आर टोटल एज ऑन क्लोज ऑन द अकाउंटिंग पीरियड, दिखाया जाता है सनी डेटर अकाउंट रिसीवेबल में। तो डेटर एक वो व्यक्ति हो गया जिससे हमें ऑफ्स मनी लेनी है, पैसे लेने हैं, वापस लेने। क्यों लेने हैं? एज वी हैव सोल्ड गुड्स टू दैम, ठीक है। और क्रेडिटर इसका उल्टा हुआ, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू दैम एंड वी हैव टू कलेक्ट मनी फ्रॉम दैम, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर या अकाउंट्स पेबल कहलाता है। डेटर का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। डेटर तो वो है जिससे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है। देसी लैंग्वेज समझो तो डेटर जो है वो है जिससे हमें पैसे लेने हैं। अगर आपको अपनी मनी लेनी है, मनी MONEY, मनी लेनी है तो डेटर है। और अगर पैसे देने हैं, हमें देने हैं, मनी देनी है, MONEY, मनी देनी है, तो वो क्या कहला गया? क्रेडिटर कहला गया। तो क्रेडिटर को हमें क्या करना है? डेटर्स, एक थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। डेटर वो व्यक्ति हो गया जिसको उधार माल बेचा है, आपको पैसे लेने हैं। और डेटर कौन हो गया? जिसको पैसे देने हैं आपने। क्यों देने हैं? क्योंकि आपने उधार माल खरीदा है उससे, ठीक है। मनी देनी है, वही बात मैं आपको बता रहा था अभी। तो क्रेडिटर लायबिलिटी, ये लायबिलिटी मानी जाती है, ठीक है। लायबिलिटीज है, आपको पे करने हैं। और ये आपकी एसेट हो गई। डेटर जो होता है एसेट्स में लिखते हैं, मैंने एसेट्स में, एसेट का मतलब पैसे मिलेंगे उससे, हमें पैसे लेने। क्यों? उधार माल बेचा है। तो जब क्रेडिट सेल्स करते हैं हम तो डेटर्स होते हैं हमारे, ध्यान रखना। और जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं, उधार माल खरीदते हैं, तो हमारे क्रेडिटर बनते हैं, ठीक है। इसमें लिखा भी है क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम द बिजनेस ऑफ मनी एज ही हैज़ गिवन सम बेनिफिट टू द बिजनेस। उसने हमारे बिजनेस को कुछ बेनिफिट दिया है, उधार माल हमने उससे खरीदा तो हमें पैसे देने हैं, तो ये क्रेडिटर हो गया, ठीक है। और ये वो बता रहा है, इसको अकाउंटिंग एंड में सबको कहाँ शो करा जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स में लिखा जाता है। जितने भी हम उधार माल खरीदते हैं सबके क्रेडिटर्स को साल के एंड में दिखाते हैं। लायबिलिटी साइड ये लिखा, देखो लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, और इसको एसेट साइड दिखाते हैं। ये एसेट साइड, इसको लायबिलिटी साइड में बता ही रहा था आपको,
ठीक है। ये क्रेडिट सेल के समय होती है, ध्यान रखना, ये क्रेडिट परचेज के समय होती है। तो आई होप ये टर्मिनोलॉजी सारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करें सब्सक्राइब करने के लिए। मैंने ऐसे ही अकाउंट का धीरे धीरे मैं सारा कोर्स बनाऊंगा, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको बहुत अच्छे से अकाउंट क्लियर कर दूंगा, आपको कहीं भी ट्यूशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने 12th पे भी अपने बड़े भाई को बताना, मैंने 12th अकाउंट 12th बिजनेस आपको, इसलिए इस चैनल का नाम कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर है। सारा सोल्यूशन लाया है, तो 12th का अकाउंट बिजनेस का आपको यही मिल जाएगा। इसी के साथ आप सभी का मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।